हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बोर्ड पे नहीं कॉपी पे ही पढ़ रहे हैं, ताकि मैंने गौर किया कि बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, क्योंकि आज जो थर्मोकेमिस्ट्री जो मेनली हम लोग टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक में बहुत ज़्यादा थ्योरी है। तो मैंने सोचा कि वापस से बोर्ड पे लिखना लाइव वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, इसलिए मैंने कॉपी पे ही आज थर्मोकेमिस्ट्री मैं कॉपी पे ही कंप्लीट करवाऊँगा। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था, फिर थर्मोडायनेमिक्स टर्म किया था जिसमें 6 या 7 पेयर थे, फिर 5 प्रोसेस पढ़ा था, फिर इंटरनल एनर्जी पढ़ा था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, एंथैल्पी पढ़ा था, हीट कैपेसिटी, फिर से उसका अलग अलग प्रोसेस में वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी सबका फार्मूला भी हम लोगों ने निकाला था। फिर से इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के बीच का रिलेशन भी पढ़ा था, सीपी और सीवी के बीच का रिलेशन और गामा पॉइजन रेशियो भी निकाला था, फिर ग्राफ भी हम लोगों ने पढ़ा था। फिर स्पॉन्टेनिटी पे जैसे मैं स्पॉन्टेनिटी पढ़ाया, उसमें इंट्रोपी जैसे मैंने कंप्लीट किया, इंट्रोपी पढ़ा के हमने सेकेंड लॉ जैसे कंप्लीट किया थर्मोडायनेमिक्स का, तैसे ही मेरा फ़ोन का बैटरी ख़त्म हो गया और वीडियो वहीं पे कट हो गया था, तो जिसके कारण ये उसके आगे का वीडियो है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसमें मैंने बता दिया था। अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और गिब्स फ्री एनर्जी, दो टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स में से बचा हुआ है, गिब्स फ्री एनर्जी और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। उससे पहले थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और गिब्स फ्री एनर्जी बताने से पहले कुछ स्पॉन्टेनिटी का कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल है जो कि आपको पता रहे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि टेस्ट में मॉड्यूल्स में या फिर बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ में ये क्वेश्चन पूछ देते हैं कि इंट्रॉपी चेंज का कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल, जैसे मैंने एक एग वाला एग्जांपल आप लोगों को पहले से ही बताया था, उसी एग वाले एग्जांपल के अलावा ये 3 और एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल, अगर कार्बन का एलोट्रॉप्स में बात करें, ग्रेफाइट और डायमंड में ग्रेफाइट का इंट्रॉपी ज़्यादा होता है, याद रखना है, डायमंड से ग्रेफाइट का इंट्रॉपी ज़्यादा होता है। रीज़न हम लोग पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए बस आप याद रखिएगा, ग्रेफाइट का ज़्यादा होता है इंट्रॉपी डायमंड से, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल है डिसोल्यूशन ऑफ NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का जो डिसोल्यूशन होता है वो इंडोथर्मिक होता है। इंडोथर्मिक मतलब हीट यूज़ होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब होता है, लेकिन फिर भी ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, हीट इसमें लगता है, हीट एब्जॉर्ब होता है, NH4Cl को डिसॉल्व करने में हीट एब्जॉर्ब होता है, लेकिन फिर भी ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ये इसका एंट्रोपी इंक्रीज़ होता है। कैसे? NH4 प्लस और एक्वस और Cl माइनस एक्वस, जैसे ही इसको डिसॉल्व करते हैं ये एक्वस में टूट जाता है और ये आयंस फ्री टू मूव इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में फ्री मूव करने लगते हैं, जिसके कारण इंट्रॉपी इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये है टू इंडोथर्मिक, लेकिन इंट्रॉपी इंक्रीज होने के कारण ये क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए 2 क्राइटेरिया, एक एनर्जी का क्राइटेरिया, एक इंट्रॉपी का क्राइटेरिया। यहाँ पे एनर्जी का क्राइटेरिया उतना मेजर रोल नहीं निभाता है, यहाँ पे इंट्रॉपी मेजर रोल निभाता है, जिसके कारण ये इंडोथर्मिक होने के बावजूद भी ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाता है। अब एक और फेमस एग्जांपल है स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर में से इंट्रॉपी डिक्रीज़ करता है। कैसे? क्योंकि जैसे ही हम लोग रबर को स्ट्रेच करते हैं, उसका अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर यानी स्ट्रेच्ड स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रेच्ड फॉर्म हैज़ मोर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। जैसे हम उसको स्ट्रेच करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में हो जाता है, जिसके अंदर रैंडमनेस डिक्रीज़ कर जाता है। वो जैसे ही क्वाइल रहता है तो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में रैंडमनेस बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके कारण उसका एंट्रोपी ज़्यादा रहता है। लेकिन जैसे ही स्ट्रेच्ड फॉर्म में आता है, इसका रैंडमनेस डिक्रीज़ कर जाता है और एंट्रोपी भी डिक्रीज़ कर जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स था स्पॉन्टेनिटी का। एक्स्ट्रा में 3 एग्जांपल था जो हम लोगों ने कर लिया। अब वापस से हम लोग थर्ड लॉ और गिब्स फ्री एनर्जी पे आते हैं। एक बार सेकेंड लॉ भी रिवाइज करवा देते हैं, फिर थर्ड लॉ और गिब्स फ्री एनर्जी पे आएंगे, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का सबसे पहले सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वही बताया था कि जैसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो इंट्रॉपी होता है, टोटल इंट्रॉपी, जिसको हम लोग इंट्रॉपी ऑफ यूनिवर्स भी कहा था, वो अगर पॉजिटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ठीक। तो वही सेकेंड लॉ कहता है कि अगर टोटल इंट्रॉपी जो है अगर पॉजिटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। और उसी को अलग भाषा में लिखा हुआ है कि इंक्रीज इन इंट्रॉपी इज़ द नेचुरल डायरेक्शन, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताया था डायरेक्शन के बारे में। तो ये बताता है कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का जो डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन में होता है जिस साइड इंट्रॉपी इंक्रीज होगा। कोई भी रिएक्शन उस साइड जाना चाहेगा जिधर उसका इंट्रॉपी इंक्रीज होगा, उसी साइड कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस प्रोसीड करना चाहेगा, यानी हल्का फुल्का ये डायरेक्शन का बात कर देता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे आते हैं। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एट 0 केल्विन, 0 केल्विन को ही हम लोग एब्सोल्यूट केल्विन भी कहते हैं, एट 0 केल्विन द एंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड इज टेकन एज 0। देखिए एक्चुअली में क्या होता है, प्योर
क्या कहा जाता है यहाँ पे, 0 केल्विन को प्योर ज़ीरो टेम्परेचर कहा जाता है, यानी 0 केल्विन पे जो कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे किसी भी सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्योर क्रिस्टलाइन यानी एकदम परफेक्ट अरेंजमेंट में हो जाता है, ठीक है, परफेक्ट अरेंजमेंट में हो जाता है। और 273 केल्विन पे हम लोग मानते हैं कि थोड़ा ना थोड़ा इरेगुलरिटीज़ रहता है किसी भी सॉलिड में, कोई भी सॉलिड एकदम परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जैसे ही उसको 0 केल्विन पे टेम्परेचर लो करते हैं, जैसे ही टेम्परेचर लो करते हैं 0 केल्विन पे, सारा पार्टिकल और मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन एकदम कम हो जाता है, एकदम स्थिर हो जाता है और सारा एकदम क्रिस्टलाइन परफेक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसके कारण रैंडमनेस डिक्रीज हो जाता है और इंट्रॉपी भी डिक्रीज़ हो जाता है। तो वही बोला जाता है, और डिक्रीज इतना हो जाता है कि हम लोग उसको 0 कंसीडर कर लेते हैं। तो एट 0 केल्विन द एंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड इज टेकन एज 0। अब आते हैं हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी पे। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी की तरह ही सॉरी, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? एक इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी की तरह ही एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है जो कि मेज़र करता है किसी भी सिस्टम, कोई भी एक सिस्टम जैसे हम लोग ले लेते हैं, किसी भी सिस्टम को ले ले, इसके पास अपना एनर्जी होगा, ये अपना कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, इस सिस्टम में अपना कुछ ना कुछ एनर्जी है, और इस एनर्जी में से ये कितना, इसका कितना पार्ट, इस एनर्जी का कितना पार्ट, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ एनर्जी ये यूज़फुल वर्क कर सकता है। ये सिस्टम के पास मान लीजिए 100 जूल ऑफ एनर्जी है, ठीक है, 100 जूल ऑफ एनर्जी है इस सिस्टम के पास, 100 जूल एनर्जी है, जिसमें से ये 50-60 मान लीजिए 60 जूल ये इधर उधर अपने मोशन में यूज़ करके कंज्यूम कर जा रहा है, तो बचा कितना, 40 जूल। 40 जूल इसके पास अभी भी एनर्जी बचा हुआ है, जिससे हम लोग इस सिस्टम से कुछ यूज़फुल वर्क करा सकते हैं, ठीक है, कुछ यूज़फुल वर्क करा सकते हैं, उसी को हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। तो अभी हम लोग आगे भी देखेंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी के आगे ना डेल्टा जी, जो गिब्स फ्री एनर्जी को डेल्टा जी से डिनोट किया जाता है, उसके आगे माइनस साइन लगा रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग, ये सिस्टम का एक्स्ट्रा वर्क है, एक्स्ट्रा एनर्जी है, सिस्टम का एक्स्ट्रा एनर्जी बचा हुआ है जिससे हम लोग वर्क करा रहे हैं, यानी सिस्टम वर्क करने वाला है, इसीलिए हम लोग इसमें माइनस साइन कंसिडर करते हैं। फिर से आते हैं हम लोग अपने डिफिनीशन पे कि ये थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है जो कि मेज़र करेगा कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, किसी भी सिस्टम का कैपेसिटी को मेज़र करेगा। कैसा मेज़र? कि यूज़फुल वर्क वो कितना कर सकता है। एक सिंपल भाषा में देखे थे, गिब्स एनर्जी इज़ द पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का पार्ट है, जैसे मैंने बताया कि टोटल एनर्जी का पार्ट है, टोटल एनर्जी का पार्ट है सिस्टम का, जो कि यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे इसमें टोटल एनर्जी का कितना पार्ट यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है? मात्र 40 जूल ही एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक। तो वही कह रहा है कि विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूज़फुल वर्क, और यूज़फुल वर्क को ही नॉन पीवी वर्क कहा जाता है। पीवी वर्क को यूज़फुल वर्क नहीं कहा जाता है, नॉन पीवी वर्क जैसे इलेक्ट्रिकल, मस्कुलर, ये सब वर्क को नॉन पीवी वर्क कहा जाता है, ठीक है, और इसी को यूज़फुल वर्क कहा जाता है, ठीक है। अब एनर्जी, कोई भी सिस्टम के पास टोटल एनर्जी होगा, और टोटल एनर्जी किस किस से मिलकर बना होगा? जैसे ये 100 जूल इसका टोटल एनर्जी था, तो किससे मिलके बना है? 40 जूल जो यूज़फुल वर्क है, और 60 जूल जो कि वेस्ट हो जा रहा है इधर उधर के रैंडमनेस में, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम का टोटल एनर्जी यूज़फुल वर्क में से रैंडमनेस माइनस कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पे ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे ये प्लस होगा, सॉरी, यहाँ पे नोट्स में गड़बड़ कर दिया मैंने, कि किसी भी सिस्टम का टोटल एनर्जी कितना होता है, उसके पास जितना यूज़फुल वर्क कर सकता है, प्लस रैंडमनेस एनर्जी में, रैंडमनेस में उसका जितना एनर्जी लॉस हो जा रहा है। यानी कैसे? ये एक्चुअली में क्या है, ये हुआ 40 जूल, ये 40 जूल जो यूज़फुल वर्क है, और ये जो रैंडमनेस में 60 जूल वेस्ट हो रहा है, वो 60 + 40 = टोटल एनर्जी। तो वही टोटल एनर्जी यूज़फुल वर्क प्लस रैंडमनेस में हम लोग बता सकते हैं। एनर्जी को हम लोग यहाँ पे इंथैल्पी से डिनोट करेंगे, ठीक है, इंथैल्पी से, ठीक है। यूज़फुल वर्क को जी से, और रैंडमनेस को टी इंटू एंट्रोपी से डिनोट करते हैं, ठीक है। जहाँ पे गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H-TS। यहाँ पे ये क्या है? एंट्रोपी है, टेम्परेचर है, और ये इंथैल्पी है। चलिए अब आते हैं चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी पे बात करते हैं। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी कैसे, क्या कहता है कि बस वहाँ पे डेल्टा लगा देंगे, ये आपको समझने के लिए समझ सकते हैं कि कोई भी मान लीजिए सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, ये दो सिस्टम ले लिए, स्टार्टिंग में इसका G1 था स्टार्टिंग, उसके बाद उसका G2 यूज़फुल वर्क मान लीजिए इसके पास 40 जूल ही था, बाद में उसके पास 30 ही जूल बच गया, तो चेंज में क्या आया? डेल्टा जी। उसी तरह इंथैल्पी में चेंज और इंट्रोपी में चेंज, सेम फार्मूला है, उसमें बस चेंज लगा दिया गया है। तो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा H - T डेल्टा S। ये फार्मूला आप लोग को 100% याद होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। और किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन जैसे A + B से बन रहा है, C + D बन रहा है, इस टाइप का केमिकल रिएक्शन दिया हो, तो उसमें क्या करेंगे? प्रोडक्ट का जितना भी
गिब्स फ्री एनर्जी दिया होगा, प्रोडक्ट का जितना भी गिब्स फ्री एनर्जी दिया होगा उसमें से प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट का घटा लेंगे तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी आ जाएगा। अब देखते हैं स्पॉन्टेनियस के लिए इसका क्या वैल्यू होता है। डेल्टा जी होता है इक्विलिब्रियम पे, डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पे 0 हो जाता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव माना जाता है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव माना जाता है। जैसे मैंने जस्ट अभी बताया कि अगर सिस्टम यूजफुल वर्क, इस सिस्टम से यूजफुल वर्क हम लोग कराना चाहते हैं यानी सिस्टम वर्क करेगा तो उसको हम लोग माइनस से कंसीडर करेंगे, माइनस से, ठीक है। इसलिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव माना जाता है और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव माना जाता है। ठीक उल्टा है एंट्रोपी के, कंफ्यूज मत होइएगा, एंट्रोपी उल्टा है। लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, स्पॉन्टेनियस के लिए नेगेटिव है और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव है। इक्विलिब्रियम पे देखिए, यही फार्मूला को हम लोग इक्वेट किए, डेल्टा जी इक्वल्स टू टी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। जैसा कि बताया इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 हो जाता है। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जैसे ही 0 होगा ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा तो डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस हो जाएगा। तो टी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। और ये कौन सा टेम्परेचर, टेम्परेचर एट विच रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। ये कौन सा टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे रिएक्शन जो है हम लोग का इक्विलिब्रियम होगा तो हम लोग टेम्परेचर निकाल सकते हैं। अगर एंथैल्पी और एंट्रोपी दिया हुआ है तो हम लोग टेम्परेचर वो निकाल सकते हैं। अगर इस टेम्परेचर से गिवन टेम्परेचर अगर इस टेम्परेचर से बड़ा है तो स्पॉन्टेनियस होगा प्रोसेस। अगर गिवन टेम्परेचर इस टी टेम्परेचर से छोटा है, ये टी टेम्परेचर किसी भी गिवन टेम्परेचर से अगर बड़ा है यानी गिवन टेम्परेचर छोटा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। कैसे, आप लोग बिल्कुल वैसे ही इस फॉर्मूला में समझ सकते हैं कि अगर टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से हम लोग ज़्यादा ले लेते हैं, अगर ये टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है, तो ये नेगेटिव वैल्यू और ज़्यादा हो जाएगी जिसके कारण डेल्टा जी और नेगेटिव होगा, डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा जिसके कारण स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने का चांस बढ़ जाएगा। लेकिन वही अगर मान लीजिए टेम्परेचर छोटा ले लेते हैं, यानी अगर ये टेम्परेचर हम लोग छोटा ले लेते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से अगर ये टेम्परेचर छोटा ले लेते हैं तो हो सकता है ये इंथैल्पी का पॉजिटिव वैल्यू इस नेगेटिव को ख़त्म करके और डेल्टा जी का पॉजिटिव वैल्यू दे दे जिसके कारण ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा यानी डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं। एक ये बहुत एनसीईआरटी में टेबल दिया हुआ है, इस टेबल ये कोई इसमें रटने वाला बात नहीं है, ये बिल्कुल बहुत आसान टेबल है कि इसी फार्मूला से आप लोग समझ सकते हैं डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसी फार्मूला से ये टेबल आराम से बना हुआ है। कैसे देखते हैं, एकदम बिल्कुल इसमें रटना तो बिल्कुल नहीं है। देखिए कहा जा रहा है अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, ठीक है, तो डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो ये ओवरऑल नेगेटिव ही हो जाएगा। यानी ये किसी भी टेम्परेचर है या टेम्परेचर का कोई भी वैल्यू ले लें, ये डेल्टा जी नेगेटिव ही रहने वाला है। क्यों, क्योंकि ये भी नेगेटिव और ये भी टर्न इसके भी आगे माइनस लगा हुआ है तो ये भी ओवरऑल नेगेटिव, यानी डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव रहना होगा किसी भी टेम्परेचर पे। इसीलिए इसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोला जा रहा है। एनी टेम्परेचर पे ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रहेगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि डेल्टा एस तो अभी भी नेगेटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव हो गया, अब डेल्टा एस भी नेगेटिव हो गया और डेल्टा एच भी नेगेटिव हो गया। तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी ये टर्म तो पॉजिटिव हो गया, ठीक, ये टर्म तो पॉजिटिव हो गया और ये टर्म नेगेटिव हो गया। तो डेल्टा जी को हम लोग को नेगेटिव पाने के लिए इसका वैल्यू, अगर ये नेगेटिव वाले वैल्यू से अगर ये पॉजिटिव वाला वैल्यू छोटा आ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यानी टेम्परेचर का वैल्यू अगर हम लोग छोटा ले लें तो ये पॉजिटिव वैल्यू छोटा रह जाएगा और एंथैल्पी हम लोग का मेजर कंट्रीब्यूट कर जाएगा नेगेटिव में और जिसके कारण स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। यानी अगर दोनों नेगेटिव हो तो सिर्फ लो टेम्परेचर पे ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, यानी लो टेम्परेचर पे ही डेल्टा जी नेगेटिव होता है। बाकी ये सारा केस आप खुद से एनालाइज कीजिएगा इसी फार्मूला पे, ठीक है। बिल्कुल कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये सारा केस आराम से एनालाइज कर लीजिएगा। एनसीईआरटी में टेबल बना हुआ है, मैं हर केस को बताऊँगा तो आप खुद से कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैं भी बताऊँगा तो आप हो सकता है कन्फ्यूज़ हो जाएगा, लेकिन मैं 2 का एक बता दिया कैसे टेस्ट करना है, बचा हुआ 2 केस भी आप ऐसे ही टेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इक्विलिब्रियम और डेल्टा जी के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। कोई भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, केमिकल रिएक्शन के लिए एक फार्मूला तो मैं आपको ये बताया कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। अब कोई और केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें आपको कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, तो उस जगह पे क्या करेंगे, ये फार्मूला आपको मिलेगा
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये फार्मूला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिराइव कराया जाता है। अभी के लिए आप बस याद रख लीजिए डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट, ये क्या होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, जिसके ऊपर नॉट लग जाता है ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे होता है, प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है। और वही इक्विलिब्रियम पे बात किया जाता है, टेंशन मत लीजिएगा, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया जाता है, ठीक है, इसका डेरिवेशन। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डेल्टा जी जीरो हो गया, डेल्टा जी ये जैसे ही जीरो हुआ और क्यू जो होता है के इक्विलिब्रियम में चेंज हो जाता है, ये इक्विलिब्रियम में पढ़ना है कि क्यू क्या है, क्यू यहाँ पे रिएक्शन कोसेंट होता है, और ये के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, के इक्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो रिएक्शन कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में चेंज हो जाता है। और ये डेल्टा जी तो जीरो हो गया, तो जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी, क्यू की जगह पे के ई क्यू आ जाता है, एल एन के ई क्यू आ जाता है, और ये एक फार्मूला हो गया। ये दोनों फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। इस चैप्टर में इसका डेरिवेशन नहीं है, इसका डेरिवेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है, इसीलिए टेंशन मत लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग का थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम लोग आते हैं थर्मोकेमिस्ट्री, जो आज का मेन हम लोग का टॉपिक है। 15 मिनट हो चुके हैं, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। थर्मोकेमिस्ट्री को बहुत जल्दी से ख़त्म करेंगे, इसमें ज़्यादा अधिकतर थ्योरी ही है। तो ये ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है, जो कि डील करेगा ट्रांसफ़र ऑफ हीट। बिल्कुल सेम कॉमन बात है जो कि मैंने कल थर्मोडायनेमिक्स में बताया था कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में ही डील करता है। लेकिन ये जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट डील करता है वो केमिकल रिएक्शन में, व्हेन केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस विद इन द सिस्टम, अगर सिस्टम में केमिकल रिएक्शन हो रहा है तब अगर ट्रांसफ़र ऑफ हीट या एक्सचेंज ऑफ हीट का बारे में जो बात करेगा वो थर्मोकेमिस्ट्री बात करेगा, ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री का बेसिक डेफिनेशन आप लोग को पता चल गया। अब आते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कोई कुछ नहीं है, एकदम बेसिक सा टर्म है, जिसको आप कैसे समझ सकते हैं। देखिएगा, कोई भी हम लोग बहुत सारा रिएक्शन पढ़े हुए हैं, बहुत सारा रिएक्शन पढ़े, जैसे मान लीजिए NaCl को सॉलिड है, इसको हम लोग वाटर में डालें, H2O में डालें, Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस में टूट गया और कुछ हीट रिलीज़ करेगा, ठीक है, माइनस डेल्टा एच कुछ हीट रिलीज करेगा। तो हर रिएक्शन का कुछ ना कुछ इंथैल्पी होता है, हर रिएक्शन का कुछ ना कुछ इंथैल्पी होता है। मान लीजिए ये एक्सोथर्मिक था तो हीट रिलीज किया, मान लीजिए अगर यही इंडोथर्मिक रहता तो यही डेल्टा एच इसमें दिया जाता, पॉजिटिव में दिया जाता। अगर इंडोथर्मिक होता तो ठीक है, वही एक्सोथर्मिक है तो हीट रिलीज करेगा। यानी हर रिएक्शन का कुछ ना कुछ अपना इंथैल्पी होता है, वही बेसिक इंथैल्पी जो हर रिएक्शन के आगे आप लोग लास्ट में देख रहे होते हैं कि डेल्टा एच प्लस या माइनस दिया हुआ है, यही इंथैल्पी का यहाँ पे बात किया जा रहा है कि अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब, इंडो या एक्सो कुछ भी हो सकता है, व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हैज़ कम्प्लीटली रिएक्टेड। कोई भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ले लेंगे, ठीक है, और उस बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में जितना भी मोल्स रिएक्टेंट का होगा उस सारे रिएक्टेंट को कंज्यूम कर जाने के बाद जो भी उस हीट ऑफ रिएक्शन रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा, जो भी होगा उसी को कहेंगे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट का इंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट का इंथैल्पी, सबको समेशन, प्रोडक्ट के इंथैल्पी का समेशन माइनस रिएक्टेंट का इंथैल्पी का समेशन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कुछ नहीं, स्टैंडर्ड कंडीशन पे ले लेंगे 1 atm प्रेशर एंड 25 या 298 केल्विन टेम्परेचर, तो वही इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन स्टैंडर्ड में बन जाएगा। और स्टैंडर्ड का सिंबल क्या होता है, ऊपर नॉट लगा देते हैं, ठीक है। अब आते हैं हिस लॉ क्या कहता है कि AB में चेंज हो रहा है, जिसका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को डेल्टा H या डेल्टा HR से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है, ये R आगे पीछे भी हो सकता है या डेल्टा H से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। हिस लॉ कहता है अगर AB में चेंज हो रहा है, ठीक है, AB में चेंज हो रहा है और उसका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये है, और उसी रिएक्शन को हम लोग मल्टीपल स्टेप्स में ले जाते हैं, A से C बनाते हैं, C से D बनाते हैं, D से B बनाते हैं वापस। तो इन सारे स्टेप का जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा वो इस इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा, यानी डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 डेल्टा H3। ये सब क्या है, रिएक्शन ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। ये वाला इस तीनों स्टेप के इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के समेशन के बराबर होगा, यही हिस लॉ बताता है। अब इंथैल्पी का कुछ अलजेब्रा होता है, ठीक है, अब हम लोग उस अलजेब्रा पे बात करते हैं कि कैसे ये मल्टीप्लाई कर होता है, कैसे रिवर्स अगर रिएक्शन को कर देते हैं तो कैसे होता है। अगर रिएक्शन को किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे H2 है, हाफ O2 है, दोनों गैस में है, H2O बन रहा है, इसका कुछ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है -X। अगर हम इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 2H2 हो गया, O2 हो गया और 2H2O हो गया, तो इसका जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
उसी रिएक्शन को अगर हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, ए से बी बन रहा है, तो अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर x किलो जूल पर मोल है, ठीक है, उसी को अगर उल्टा कर देते, बी से ए बना देते हैं, तो उसका वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगा, यानी नेगेटिव में उसका वैल्यू चला जाएगा, ठीक है। ये ऐसे है कि अगर ए से बी जा रहे हैं, इसमें कुछ हीट लग रहा है, तो उसको बी से ए जाने में हीट रिलीज होगा। ये उल्टा हो जाता है, कोफिशिएंट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाता है, रिवर्स करते हैं तो ये भी प्लस से माइनस में चेंज हो जाता है। अब आते हैं मेजर टॉपिक, जो कि थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ना था। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ लिए। अब टाइप ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें टोटल 10 टाइप है, ठीक है। इसमें टोटल 10 टाइप है और इसी 10 टाइप में सारा कहानी आपका ख़त्म हो जाएगा। इसी 10 टाइप को हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। टाइप ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड। देखिए, इस पूरे चैप्टर में कभी हम लोग स्टैंडर्ड लेंगे, कभी हम लोग नॉर्मल ही लिख देंगे, लेकिन बात कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड कहने का मतलब ही यही है, स्टैंडर्ड कहने का मतलब यही है कि उसका हम लोग 1 atm प्रेशर और 298 केल्विन पे हम लोग बात कर रहे हैं टेम्परेचर पे, ठीक है। अगर कहीं पे नहीं दिया हुआ है स्टैंडर्ड, तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड मान के चलेंगे। स्टैंडर्ड दिया हो या ना दिया हो, इससे आपको मेजर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? जब एंथैल्पी चेंज कोई भी रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज तो ज़रूर होगा, या तो एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक, तो एंथैल्पी तो चेंज होगा ही। हीट रिलीज हो या एनर्जी रिलीज हो, या हीट रिलीज हो या एब्जॉर्ब हो, ठीक है। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन एलिमेंट्री स्टेट। एलिमेंट्री स्टेट कहने का मतलब आप थोड़ी देर में बताते हैं। एट स्टैंडर्ड कंडीशन, चूँकि स्टैंडर्ड का बात है इसीलिए स्टैंडर्ड कंडीशन मेंशन हो गया। कह रहा है 1 मोल कोई भी कंपाउंड को ले लेते हैं, किसी भी 1 मोल कंपाउंड का बनना उसके एलिमेंट्री स्टेट से। अब एलिमेंट्री स्टेट का बात किया जाए तो ऑक्सीजन के लिए उसका एलिमेंट्री स्टेट या स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है? O2 होता है। कार्बन के लिए उसका स्टैंडर्ड या एलिमेंट्री स्टेट ग्रेफाइट माना जाता है, ठीक है। ब्रोमीन का उसके लिए उसका स्टैंडर्ड या एलिमेंट्री स्टेट Br2 लिक्विड माना जाता है, ठीक है। Br2 लिक्विड माना जाता है। ये ऑक्सीजन के लिए O2 गैस माना जाता है, ठीक है। ये ग्रेफाइट कार्बन के लिए माना जाता है, ठीक है। कार्बन के लिए ग्रेफाइट माना जाता है। उसका क्या है? स्टैंडर्ड स्टेट तो या एलिमेंट्री स्टेट, ठीक है। बोला जा रहा है किसी भी कंपाउंड का 1 मोल बनना उसके एलिमेंट्री या स्टैंडर्ड स्टेट से। जैसे हम लोग NO2 बना रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन ले रहे हैं और ऑक्सीजन भी ले रहे हैं, ठीक है। NO2 बना रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन ले रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो लेंगे उसके एलिमेंट्री स्टेट में लेंगे या स्टैंडर्ड स्टेट से लेंगे। नाइट्रोजन का एलिमेंट्री या स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? नाइट्रोजन गैस। और ऑक्सीजन का क्या? ऑक्सीजन गैस, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस इसका एलिमेंट्री स्टेट है, उसी को लेंगे तो फिर NO2 गैस बनाएंगे। तो इस रिएक्शन का जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा उसी को इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 कह दिया जाएगा, ठीक है। कुछ कोई नहीं है, ये एक नॉर्मल अगर रिएक्शन रहता है तो नॉर्मल रिएक्शन में आप कुछ ना कुछ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन का कुछ ना कुछ इंथैल्पी चेंज होता। अगर वही 1 मोल बन रहा है, कंपलसरी है कि कंपाउंड 1 मोल बनना चाहिए, तभी अगर यहाँ पे 2 मोल दे दिया जाएगा तो वो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहलाएगा, उसको आपको 2 से डिवाइड करना होगा। 1 मोल के लिए ही ये बात होता है। तो इसके लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए कंडीशन क्या है? 1 मोल कंपाउंड बनना चाहिए और उसके एलिमेंट्री स्टेट से बनना चाहिए, तब जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर ऑल एलिमेंट्स इन स्टेबल स्टैंडर्ड स्टेट या एलिमेंट्री स्टेट। सारे एलिमेंट का, जैसे मैंने क्या बताया, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है जिसका एलिमेंट्री स्टेट O2 है, कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एलिमेंट्री स्टेट या स्टैंडर्ड स्टेट ग्रेफाइट है। तो सारे एलिमेंट के स्टेबल स्टैंडर्ड स्टेट का डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन यानी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 माना गया है। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए, एलिमेंट कार्बन है, कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट या स्टेबल स्टैंडर्ड स्टेट किसको माना गया है? ग्रेफाइट को माना गया है। यानी ग्रेफाइट को बनने में जितना इंथैल्पी लगेगा, जितना इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा, उसको 0 माना गया है। ऑक्सीजन के लिए O2 होगा और O2 के फॉर्मेशन में जो इंथैल्पी होगा 0 माना गया है। ब्रोमीन लिक्विड है, ठीक है। ब्रोमीन लिक्विड है और ब्रोमीन लिक्विड को बनने के लिए डेल्टा H फॉर्मेशन इसके लिए भी 0 होगा, ठीक है। उसी तरह फॉस्फोरस का जो वाइट फॉस्फोरस होता है उसका भी स्टेबल, आप ये गौर कीजिएगा, एलिमेंट का स्टेबल स्टैंडर्ड स्टेट में बनना, यानी एलिमेंट का स्टेबल स्टेट में बनने का जो फॉर्मेशन में जो इंथैल्पी लगता है वो 0 लगता है, ये माना हुआ है, ये कन्वेंशन है, ठीक है।
अब उसके बाद देखते हैं, अगर किसी भी रिएक्शन में, जैसे कोई भी एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होगा, कोई भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में अगर फॉर्मेशन के टर्म में इंथैल्पी दिया हुआ है, तो हम लोग इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, ठीक है। अगर किसी भी अपना केमिकल रिएक्शन पे गौर कीजिएगा, हम क्या करें, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर इंथैल्पी फॉर्मेशन के टर्म में दिया हुआ है, तो मेन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जिसका टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? अगर फॉर्मेशन के टर्म में दिया है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, ठीक है। अब आते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन पे। फिर से वही बात है कि इंथैल्पी चेंज होगा व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कम्प्लीटली बर्न इन ऑक्सीजन एट स्टैंडर्ड स्टेट लगा दिए, तो स्टैंडर्ड है, नहीं भी दिया रहेगा तो आप स्टैंडर्ड मान के चलिएगा, और स्टैंडर्ड नहीं हुआ तो क्वेश्चन में स्पेशल मेंशन होगा, ठीक है। इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल कोई भी सब्सटेंस ले रहे और उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग जला रहे हैं, ठीक है। इसका कंडीशन क्या है? जो भी सब्सटेंस लेंगे वो 1 मोल होना चाहिए और वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको जलाएंगे, ठीक है, तो CO2 और वाटर बनेगा। तो ये केमिकल रिएक्शन हुआ। हर केमिकल रिएक्शन का कुछ ना कुछ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है, वही इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। और वही 1 मोल अगर कोई सब्सटेंस है और उसका कंबशन रिएक्शन हो रहा है, तो वही इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्या कह देंगे? इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4, ठीक है। इसका कंडीशन क्या है? याद रखिएगा, जो भी फ्यूल या फिर जो भी सब्सटेंस बर्न हो रहा है वो 1 मोल ही लेना है, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 बनना चाहिए और H2O निकलना चाहिए। कंप्लीट बर्न, अगर यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड दिया रहेगा तो उसको हीट ऑफ कंबशन नहीं कह सकते हैं, वो मीथेन का हीट ऑफ कंबशन नहीं है। कंप्लीटली बर्न होने के लिए CO2 निकलना ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर से अगर कोई भी रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, उसमें इंथैल्पी अगर कॉम्बिनेशन के टर्म में दिया हुआ है, तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। आप गौर कीजिएगा, हम लास्ट में आपको बताएंगे कि आप जब सारा पढ़ लीजिएगा, जैसे अभी आप देखिएगा कि कंबशन में क्या किए हैं, अगर कंबशन में क्या किए? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट किए हैं, और वही ये फॉर्मेशन में क्या किए? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किए हैं। तो टेंशन मत लीजिए किस में क्या करना है, हम लास्ट में याद दिला देंगे। कंबशन वाले में एक एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ना होता है, कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ना होता है, जिसमें अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, जिसको फ्यूल या फूड कह दीजिए, इज बर्न। अगर 1 ग्राम सब्सटेंस बर्न हो रहा है तो वो कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो चूँकि स्टैंडर्ड स्टेट में जितना भी हम लोग लेते हैं वो 1 बार और टेम्परेचर 298 केल्विन, और जो अमाउंट होता है वो 1 मोल पे फिक्स होता है, ठीक है। इसीलिए एक जगह पे मैं यूनिट भी लिखा था, किलो जूल पर मोल। जितना भी स्टैंडर्ड स्टेट पे, इसको स्टैंडर्ड ले या ना ले बात वही बराबर होगा, स्टैंडर्ड ले भी ले या ना ले बात बराबर ही है, क्योंकि हम लोग को इस चैप्टर में उतना अलग अलग करके नहीं पढ़ना है। तो यूनिट क्या है? किलो जूल पर मोल। 1 मोल के लिए जब भी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का बात होता है, 1 मोल के लिए बात होता है, ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू निकालने जाएंगे। कैलोरीफिक वैल्यू बोल रहा है 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस अगर जलाएं तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा। तो डेल्टा H कब रिलीज होता है? जब 1 मोल बर्न होता है तब डेल्टा H निकलता है। तो 1 ग्राम के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे? उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे। ये 1 मोल का दिया हुआ है, मान लीजिए मीथेन का ही ले लेते हैं, 12 4 16 ग्राम इतना हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 ग्राम कितना करेगा? तो हीट ऑफ कॉम्बिनेशन बाई 16 से डिवाइड कर देंगे, यानी मॉलिक्यूलर वेट से। एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखा, बेसिक है। अब नेक्स्ट आते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इस पे क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज़ में भर के आ जाते हैं। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, स्टैंडर्ड लगाना है ना लगाना है हम लोग को उतना कोई अलग करके नहीं पढ़ना है, जिसको डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्या है? इंथैल्पी चेंज, हीट change when 1 gram equivalent of acid is completely neutralized by 1 gram equivalent of base. हीट या फिर हीट एक्सचेंज या एनर्जी एक्सचेंज when 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट और बेस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट, जब दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होगा, और तब जो रिएक्शन के वक्त हीट रिलीज होगा उसी को इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। और फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड और 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हमारा जो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में जाते हैं तो उनके लिए डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा कांस्टेंट होता है, और उसका वैल्यू कैलोरी में देखा जाए तो 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट,
और जूल में देखा जाए तो 57.2 किलो जूल पर इक्विवेलेंट, ठीक है। ये वैल्यू आपको माइंड में बैठाए रखना है, ठीक है। हीट रिलीज हो रहा है इसीलिए, यानी ये एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रहा है इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है। अब देखते हैं, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में से कोई भी एक एसिड या एक बेस या दोनों वीक हो जाए, ठीक है। क्या कहने का मतलब है, वीक एसिड आ जाए या वीक बेस आ जाए या वीक एसिड प्लस वीक बेस दोनों आ जाए, ठीक है। इस तीनों केस में जो अपना इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है वो लेस हो जाता है 13.7 से। माइनस यहाँ पे का कोई रोल नहीं है, इसीलिए मोड में लिखा गया है, यानी 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट से कम आएगा। यानी कोई भी अगर एसिड या बेस या दोनों वीक ले लेते हैं तो उसका वैल्यू कितना आ सकता है, 12 किलो कैलोरी आ सकता है, 11 किलो कैलोरी आ सकता है, ठीक है। या जूल में बात करें तो 57 से कम 54 आ सकता है, 55 आ सकता है, 40 आ सकता है, 57 से कम और 13 से कम, माइनस से वैल्यू नहीं है, मोड पे बात किया गया है। यानी वीक एसिड के लिए जो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा 13.7 किलो कैलोरी से कम होगा, ठीक है। एक एक्सेप्शन है हाइड्रोजन फ्लोराइड के लिए। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो कि अपना क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड जो कि क्या है, वीक एसिड है। तो वीक एसिड है तो इसके लिए भी इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 13 से कम आना चाहिए, लेकिन इस केस में 13 से ज़्यादा आ जाता है। इनफैक्ट इसका 16 पॉइंट समथिंग आ जाता है, ठीक है, 16 पॉइंट समथिंग किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, यानी 13 से ज़्यादा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन ऑफ फ्लोरीन आयन का इतना ज़्यादा हाइड्रेशन हो जाता है कि वहाँ से बहुत ज़्यादा हीट वहाँ से भी रिलीज हो जाता है। हाइड्रेशन क्या कहते हैं, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे Na+ ले लिए, Na+ को अगर हम लोग पानी में डालेंगे, Na+ को अगर हम लोग पानी में डालेंगे तो आपको पता है OH2O, जिस पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज ये माइनस+ के साथ जाके एक सोडियम के साथ सारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आके H के साथ चिपकना चालू कर देगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस जैसे ही मिलता है तो स्टेबलाइजेशन होता है और बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है। सेम टू सेम केस फ्लोरीन माइनस के साथ भी होगा। फ्लोरीन माइनस किसके साथ जाके जुड़ेगा, हाइड्रोजन से जाके जुड़ेगा। सारा हाइड्रोजन इसको आएगा घेरने, सारा हाइड्रोजन पानी का आएगा इसको घेरने, और जितना ज़्यादा प्लस माइनस एक दूसरे को स्टेबलाइज करेगा हीट उतना ज़्यादा रिलीज होता है। तो फ्लोरीन का साइज चूँकि बहुत छोटा होता है तो इसका हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, और हाइड्रेशन ज़्यादा होने के कारण इसमें और ज़्यादा, और जितना ज़्यादा हाइड्रेशन होता है उतना ज़्यादा ही एनर्जी रिलीज होता है। तो फ्लोरीन के हाइड्रेशन के कारण ΔH ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड बहुत ज़्यादा हो जाता है, इनफैक्ट 16 हो जाता है। ये एक एक्सेप्शन है, याद रखना है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसमें बहुत 3 पढ़ना है, फ्यूजन, उसके बाद फ्यूजन के बाद वेपोराइजेशन और सब्लिमेशन, ठीक है। तो सबसे पहले फ्यूजन पढ़ते हैं। फ्यूजन आपको पता है 1 मोल सॉलिड से 1 मोल लिक्विड बनेगा एट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। हीट रिक्वायर्ड होगा, ये एंडोथर्मिक है, और इस रिएक्शन में जो भी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा उसको इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहा जाएगा, ठीक। एकदम बेसिक सब है। वेपराइजेशन में बात करेंगे, वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हीट रिक्वायर्ड ही होता है, वो भी एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। जैसे ही 1 मोल लिक्विड को 1 मोल गैस में चेंज करेंगे, किस पॉइंट पे, टेम्परेचर पे, तो बॉइलिंग पॉइंट पे, तो उस रिएक्शन का जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा वो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन के इक्वल होगा। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या होगा, ये भी एंडोथर्मिक होगा, जिसमें 1 मोल सॉलिड 1 मोल गैस में चेंज हो रहा होगा, और इस रिएक्शन का जो भी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा वो उसको इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हम लोग कह सकते हैं। सब्लिमेबल सब्सटेंस का कुछ एग्जांपल, ड्राई आइस सॉलिड CO2 और नैप्थलीन जो कि सॉलिड है, NCERT में दिया हुआ है। एक कैम्फोर और NH4 अमोनियम क्लोराइड, जो कि हम लोग किसका एग्जांपल पढ़े हैं, स्पॉन्टेनिटी में भी पढ़े थे कि ये इंडोथर्मिक होने के बावजूद भी, हीट एब्जॉर्ब होने के बावजूद भी स्पॉन्टेनियस इसका डिसोल्यूशन होता है, स्पॉन्टेनियस। ये एग्जांपल याद रखिएगा, ये भी सब्लिमेबल सब्सटेंस है। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, फिर से बात वही आ गया इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में कि आप स्टैंडर्ड लिखें या ना लिखें, हम लोग को तो स्टैंडर्ड पढ़ना है, बात वही रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ये भी इंडोथर्मिक है, ठीक है, टू चेंज 1 मोल सब्सटेंस, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, किसी भी 1 मोल सब्सटेंस हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस हो, उसको आइसोलेटेड गैसेस एटम में चेंज करने में। एग्जांपल देखते हैं, 1 मोल हाइड्रोजन गैस है, 1 मोल हाइड्रोजन गैस है, उसको 2 इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम में चेंज कर दिए, ठीक है। तो इसमें जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस के बराबर होगा, ठीक है। इसका जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन
इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के बराबर होगा। इसका एक इंपॉर्टेंट केस क्या है कि जो भी सब्सटेंस लेंगे वो 1 मोल लेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है लेकिन 1 ही मोल लेंगे, ठीक। अब यही अगर इस पे गौर करें तो इसका जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कुछ आया जिसको इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ H2 भी कह दे रहे हैं। अगर देखा जाए तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, 2 H का बॉन्ड टूट रहा है, तो इसको हम लोग इसी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। उसी में एक और क्वेश्चन है, जैसे कार्बन का सॉलिड ग्रेफाइट वाला ले लिए 1 मोल लिए हैं, याद रखिएगा 1 मोल इसका कंडीशन है, 1 मोल ले लिए, उसको कार्बन गैस में चेंज कर दिए, तो इसका जो भी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगा वो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन सॉलिड का बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि ये सब्लिमेबल सब्सटेंस नहीं होता है लेकिन फिर भी अगर हम लोग ज़बरदस्ती कर दिए हैं तो इसका जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के बराबर होगा और वो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के भी बराबर हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि सॉलिड से डायरेक्ट गैस जा रहा है। 1 मोल मीथेन, फिर से 1 मोल लेंगे, उसको कार्बन गैस और हाइड्रोजन गैस में तोड़ देंगे, तो ये इंथैल्पी ऑफ इसका जो भी रिएक्शन ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगा वो एटम के इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ CH4 के बराबर होगा। और गौर से देखा जाए तो यहाँ पे 4 CH बॉन्ड टूट रहा है, तो इसको 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH भी बोल सकते हैं। 4 ऐसा CH जैसा 4 बॉन्ड होगा ना, इसमें CH जैसा 4 बॉन्ड है तो 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ C बॉन्ड H, ठीक है, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। ये सबका आप लोग को उतना फैमिलियर नहीं हो रहा है, इस सब में कुछ नहीं है, बस थ्योरी पढ़ते चल जाना है। इसमें फील तब आएगा जब आप इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगा इस चैप्टर का, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। मैं अच्छा क्वेश्चन ला के आपको करवाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आते हैं बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जो जैसे अभी हम लोग इससे पहले बात किए। ये भी इंडोथर्मिक होगा क्योंकि बॉन्ड तोड़ने में हीट रिक्वायर्ड होगा। द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी टू डिसोसिएट 1 मोल गैसियस बॉन्ड। याद रखिएगा एटोमाइजेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन में यही फ़र्क है कि यहाँ जो 1 मोल सब्सटेंस ले रहे हैं वो सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जो 1 मोल सब्सटेंस ले रहे हैं वो गैसियस होना चाहिए। तो 1 मोल गैसियस बॉन्ड को तोड़ के उसका सेपरेट गैसियस एटम में चेंज करने में जितना भी हम लोग का इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा वो बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन माना जाएगा। क्या अगर हम लोग 1 HCl गैसियस फॉर्म में ले लें, उसको H और Cl में तोड़ दिए, इसके लिए भी जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर होगा। वही 1 HCl गैसियस फॉर्म में ले लिए, लेकिन आयन में अगर हम लोग तोड़ दिए तो ये बॉन्ड एनर्जी के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आयन में चेंज हो गया, उसको गैसियस में सेपरेट गैसियस एटम में रहना होगा, न्यूट्रल एटम में। आयन्स का यहाँ पे बात नहीं करना है बॉन्ड एनर्जी में, ठीक है। अगर बॉन्ड एनर्जी गिवन होगा तो हम लोग का जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा, कोई भी अगर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है उसमें अगर आपका इंथैल्पी बॉन्ड एनर्जी के टर्म में दिया हुआ है तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करके निकलेगा, ठीक है। अब आप इन बॉन्ड एनर्जी पढ़ लिए, कंबसन पढ़ लिए, तो आपको एक ट्रिक मैं बता देता हूँ। एक ट्रिक है RCB या RBC, जो भी आप पढ़िए, ये इसमें ये क्या डिनोट करेगा, कंबशन डिनोट करेगा, कंबशन। ये क्या करेगा, बॉन्ड एनर्जी डिनोट करेगा। मात्र कंबशन और बॉन्ड एनर्जी ही एक ऐसा इंथैल्पी पैरामीटर है जिसमें पहले रिएक्टेंट आएगा, यानी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हम लोग करेंगे, बाकी सारे में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, सारे में फाइनल माइनस इनिशियल होगा। लेकिन ये बॉन्ड और कंबशन ही एक ऐसा है जिसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे, यानी रिएक्टेंट इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, यानी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट RCB से याद रखेंगे। कंबशन और बॉन्ड एनर्जी में ही पहले रिएक्टेंट आएगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे, बाकी सारे में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप गौर कीजिएगा, नोट्स जब आप बनाइएगा देखिएगा, सब मात्र कंबशन और बॉन्ड एनर्जी में ही रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है, बाकी सब में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन पे आते हैं, ये एक्सोथर्मिक होगा। जस्ट मैंने बताया कि कोई भी अगर एटम को, कोई भी कंपाउंड को जब आप पानी में डालते हैं तो कुछ हीट रिलीज होता है। क्यों रिलीज होता है, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड जो होता है वो पानी के साथ प्लस माइनस आके जुड़ता है, और जितना प्लस माइनस जुड़ता है एक दूसरे को स्टेबलाइज करता है और एनर्जी रिलीज होता है। ये डिफिनीशन तो ठीक है, ये थोड़ा हाई लेवल डिफिनीशन हो गया, पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन बेस्ट एग्जाम्पल इसका जो डिफिनीशन जो होता है वो होता है अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल गैसियस आयन डिजॉल्व इन वाटर। 1 मोल गैसियस आयन जब वाटर में डिजॉल्व होता है, जैसे इसके अभी जस्ट आगे एग्जांपल देंगे कि NaCl को जब हम लोग डिजॉल्व करेंगे तो Na+Cl- में टूटेगा एक्वस फॉर्म में,
तो वहाँ से भी हीट रिलीज होता है। तो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व रिलीज एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है, इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन डिजॉल्व इन वाटर। और इस डिफिनीशन के बेस्ड पे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एनहाइड्रस साल्ट है, वाटर के साथ जुड़ेगा तो हाइड्रेटेड साल्ट होगा। जब ये एनहाइड्रस साल्ट हाइड्रेटेड साल्ट में चेंज होगा तो भी कुछ एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल जो NaCl वाला बताया, मैं जस्ट यहाँ पे फिर से एग्जांपल आएगा। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? ये में एक्सो और इंडो दोनों हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इंथैल्पी चेंज यहाँ पे बोला गया है। इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे सब्सटेंस बोला गया है, कुछ भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में अगर 1 मोल सब्सटेंस हम डिजॉल्व करते हैं तो जो भी एनर्जी रिलीज होगा उसको एनर्जी इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे 1 NaCl सॉलिड लेंगे तो Na प्लस एक्वस Cl माइनस एक्वस में टूटेगा। इस रिएक्शन का जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा वो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होगा। अब मस्त एक एग्जांपल NaCl का लेते हैं। NaCl सॉलिड को डायरेक्ट एक्वस में चेंज करने के लिए, Na प्लस एक्वस Cl माइनस एक्वस में चेंज करने के लिए जो एनर्जी लगा वो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है। और वही अगर NaCl सॉलिड को NaCl गैसियस आयन और Cl माइनस गैसियस आयन में चेंज करने के लिए, सॉलिड से गैसियस में चेंज करने के लिए लैटिस एनर्जी हम लोग को डेल्टा इंथैल्पी ऑफ लैटिस प्रोवाइड किया जाता है, लैटिस इंथैल्पी प्रोवाइड किया जाता है। जैसे यहाँ पे डिफिनीशन भी लिखा हुआ है, इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड डिसोसिएट इनटू इट्स गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट। इसको वाइस वर्सा भी पढ़ सकते हैं कि व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस कॉन्स्टिट्यूट कंबाइन टू फॉर्म इट्स आयोनिक कंपाउंड, इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बुक में हम लोग का ऐसे ही लिखा हुआ है कि 1 मोल आयोनिक कंपाउंड जब अपने गैसियस कॉन्स्टिट्यूट में टूट जाता है उसी को इंथैल्पी ऑफ लैटिस कहा जाता है, ठीक है। तो सॉलिड से डायरेक्ट एक्वस करेंगे तो जो इंथैल्पी रिलीज़ होगा या रिक्वायर्ड होगा वो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहा जाएगा। लेकिन सॉलिड से गैसियस आयन में चेंज करेंगे तो लैटिस इंथैल्पी उसको कहेंगे। और वही गैसियस आयन को जब हम लोग पानी में डाल के H2O में डाल के वापस से एक्वस आयन में चेंज कर देंगे तो उसी को हाइड्रेशन कहेंगे, ठीक है। वही गैसियस आयन को जब पानी में डाल के एक्वस आयन में चेंज करेंगे तो जो एनर्जी रिलीज़ होगा वो हाइड्रेशन एनर्जी कहलाएगा। और लैटिस एनर्जी का वही एग्जांपल है, सॉलिड को गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में हम लोग तोड़ देंगे तो जो इंथैल्पी होगा लैटिस होगा। और हम लोग इम्पॉसिबल है कि लैटिस एनर्जी को एक्सपेरिमेंटल फाइंड कर लें, इसीलिए हम लोग बॉन्ड-हेबर साइकिल के थ्रू लैटिस एनर्जी को फाइंड करते हैं। और इसका एक NaCl का बहुत अच्छा डायग्राम हम लोग के NCERT बुक में दिया हुआ है, चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब रहा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन जस्ट मैं लाऊंगा जिसमें ये सारा इंथैल्पी का प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का अब क्या करना है, सारा इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सारे फॉर्मूला कैसे कैसे कब क्या यूज होगा, हर एक चीज़ आपको बता दिया जाएगा। तो टोटल ये चैप्टर अब ख़त्म हो चुका है। इसका भी नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। देखिए इसमें मैंने लिख के नहीं बताया, पहले से लिखा हुआ था। तो ये चैप्टर कितना जल्दी अप्रॉक्स 42 मिनट में मैंने पिछले गिब्स एनर्जी के साथ में ये कर लिया। तो अगर इस टाइप का आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आगे भी इसी टाइप का वीडियो बना दूंगा पहले से नोट्स तैयार हुआ। और इसको मुझे सच्ची में इस सारे नोट्स को कंप्लीट करने में मुझे 5 डेज़ से ज़्यादा लगे हैं। ये थर्मोकेमिस्ट्री प्लस थर्मोडायनेमिक्स दोनों नोट्स को लगा के 5 डेज़ से ज़्यादा लगे। नोट्स पे बहुत मेहनत किया गया है, नोट्स में एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा गया है। नोट्स के अकॉर्डिंग अगर आपके पास सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया तो इससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।